स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे थे, एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस कर रहे थे, क्योंकि आपका सीबीएसई का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। बहुत सारे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं। देखो, पहले तो ये 2-3 क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सीबीएसई के जो लास्ट 10 इयर्स पेपर्स है, उसमें से क्वेश्चंस उठाऊंगा एंड उनसे क्वेश्चन ड्राइव करके मैं उनसे क्या करूंगा, उन क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप रिलेट भी कर पाओगे कि सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है उनका लेवल क्या होता है, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमको और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज वाले, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में वो आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन, देखो इसमें हमें क्या गिवन है, मेरे को एक डाइपोल गिवन है। ठीक है, -q + q इसके चार्जेस हैं, तो डाइपोल गिवन है। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे -q चार्ज अगर मैं प्लेस कर दूं तो ये -q चार्ज किस तरफ मूव करेगा। ऑप्शंस इसके आप कोई भी ले सकते हो, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, अपसाइड, डाउन साइड, कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आप ये सोचो बस। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो देखो, आपको ये पता है, इसका आंसर देखना, हमें ये पता है जब डाइपोल की इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये थ्योरी में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देखो, -q2 + q, डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी -q2 + q। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपको पता है ना, -q चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन की तरफ। तो ये -q चार्ज फिर इधर शिफ्ट होने लगेगा, टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। तो ये अपना राइट ऑप्शन होगा। इसी क्वेश्चन को वो मॉडिफाई करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी दे सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, सो टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी अवर आंसर। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग दे रखी है, रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब यहाँ पे ऐसे रिंग पड़ी है, 3D में मैं दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो, विजुअल करो। यहाँ पे ऐसे रिंग पड़ी है, उसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है +q। ऑब्वियसली रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो ये चार्ज भी रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से इसको इक्वल अट्रैक्शन मिल रहा है। तो नेट फोर्स इस पे 0 होगा, तो इस कंडीशन में ये रेस्ट पे है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा इधर शिफ्ट कर दूं और उसके बाद जब मैं इसको रिलीज करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, अप साइड और डाउन साइड। ऑब्वियसली इस कंडीशन को देखो, सोचने की कोशिश करो। ये मेरी रिंग है, ठीक है। जब इसको मैं यहां से लेकर थोड़ा हल्का सा यहां से शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से एलिमेंट पे होगा वो इसको किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। वैसे ही यहां वाला क्या करेगा, इसको इधर। वैसे ही हर एलिमेंट क्या करेगा, इसको इधर इधर, ऐसे कोई इधर कर रहा होगा, कोई इधर कर रहा होगा, ऐसे करके क्या करेगा, रिपेल कर रहा होगा। अगर मैं देखो पहले वाले दोनों, इन दोनों कंपोनेंट, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही आएगी। उनको कंपोनेंट्स में अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा, एक कंपोनेंट तो इसका इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। वैसे ही इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल होते रहेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमें मिल पाएगा। वैसे ही हर एलिमेंट क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही प्रोवाइड करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं हल्का से इधर करूंगा तो ये रिपेल होके
दूर भाग जाएगा। अगर इतना आपको टेक्निकल नहीं सोचना तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो। अरे डायरेक्ट कैसे सोचोगे, ये रिंग है, सेंटर पे पड़ा है, चारों तरफ से इक्वल रिपल्शन फील कर रहा है, ठीक है। अगर हल्का सा ये रिंग है, देखो ये रिंग है, सेंटर पे तो चारों तरफ से, जैसे यहाँ पे अगर पड़ा था तो डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सभी डायरेक्शन में इक्वल रिपल्शन फील कर रहा था, तो नेट फोर्स इस पे 0 था। अगर मैं इसको यहां से हल्का सा भी इधर कर दूंगा तो ये पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरी रिंग क्या करेगी, इसको रिपेल ही तो करेगी, तो ये दूर ही तो जाएगा। सो इट विल गोज अवे फ्रॉम इट, तो इससे दूर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया होगा, पर अगर गाउसियस लॉ की एप्लीकेशंस आपने अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, डायरेक्शन निकालनी सीखी हुई है, तो ये आपको आराम से समझ आ गया होगा, क्योंकि वहां पे हम डिटेल में टाइम लगा के इसको पढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज होता और उसको मैं थोड़ा सा दूर करता, तो क्या होता? ऑब्वियसली पहले नेगेटिव चार्ज रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को देखो, ऊपर जितना अट्रैक्शन मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा, जितना राइट में मिलेगा उतना ही लेफ्ट में मिलेगा। मतलब यहाँ पे रिंग है, बीच में नेगेटिव चार्ज पड़ा है, इधर भी पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी करेगा, ऊपर भी करेगा, नीचे भी करेगा। 3D में सोचने की कोशिश करो। तो शुरू में तो ये रेस्ट पे ही था, बट जब मैंने इसको हल्का सा दूर किया, अब ये पूरी रिंग पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज को ट्रैक करेगी। मैंने हल्का सा इधर किया, छोड़ा, जैसे ही छोड़ूंगा ये चार्ज वापस आना चाहेगा, तो इसकी मोशन किधर होगी? वापस इक्विलिब्रियम की तरफ। लेकिन जब ये वापस आएगा तो इसके पास क्या आ जाएगी? यहां से चलता चलता जब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी के कारण ये क्या होगा? यहां तक पहुंचेगा, लेकिन थोड़ी सी वेलोसिटी के कारण ये पार चला जाएगा, फिर ये पार चला जाएगा। अब ये रिंग है, ध्यान से सोचना, अब ये रिंग है, ये नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच गया, अब ये रिंग इसको इधर अट्रैक्ट करेगी, तो ये वापस आएगा, ये फिर से जब वापस आएगा यहाँ पे पहुंचेगा, फिर से कोई वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी, उसके कारण फिर पार चला जाएगा। तो इसकी मोशन ऐसे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम के इधर उधर क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव था तो रिपेल होकर दूर भाग जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वापिस आएगा, बट टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा इक्विलिब्रियम के, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो शायद थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना नहीं है, अभी लग रहा है, लेकिन दोबारा जब इस क्वेश्चन पे आओगे तो इजी लगेगा। चलो अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ये हमें बोल रहा है, इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, किस ओरिएंटेशन के अंदर एक डाइपोल को प्लेस करे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। ये आपको पता ही है। डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है? जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब इसको अगर मैं डायग्राम से शो करूं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा, -q + q। इधर ही डाइपोल की डायरेक्शन, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ये भी थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है। चलो अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर से जो बिल्कुल सिंपल है उनको मैं ओरली आपको बता दूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, बच्चों को डाउट रहते हैं जिनपे, वो क्वेश्चंस मैं पहले पिक कर रहा हूं। और आपको थोड़ा सा हैरानी होगी, ज्यादातर क्वेश्चन ना सिंपल ही है, और ऐसा ही अब भी होगा, क्योंकि सीबीएसई तो वही है ना, पैटर्न चेंज हुआ है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सबको पास भी करवाने का मौका देना है। और टॉपर्स तो वैसे नहीं निकलेंगे भी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो उनके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी वो रखते हैं, वो तो हर साल आता ही ऐसे ही होता है। चलो अब देखो क्वेश्चन देखना, ठीक है। ले आता हूं प्रीवियस ईयर वाली, तो उसको देख के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने। तो ये मेरे पास लास्ट 10 इयर्स
फिजिक्स के पेपर वाली बुक है। देखो इसके अंदर सीबीएसई दिल्ली में आया हुआ है 2019 के अंदर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। उसमें वो क्या बोल रहा है, एक नेगेटिव चार्ज है और इसके पास एक अनचार्ज बट मेटल की एक प्लेट पड़ी है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। इस साल ये अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, डायग्राम बना देगा, नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी वैलिड होंगी इसके लिए। तो बस वैसा ही हो गया, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो देखो आपको पता है ये मेटल है, शुरू में न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल ही रहेगी बाद में भी, ये न्यूट्रल है। लेकिन इसके पास जब मैं नेगेटिव चार्ज रख दूंगा यहाँ पे, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एंड पे पॉजिटिव, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसकी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो कैसे बनेगी, देखो पॉजिटिव से क्या होती है नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है, नेगेटिव क्यू ये, तो ये पॉजिटिव से चलेंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर ही एंटर करती है और परपेंडिकुलरली ही निकलती है, आपको पता ही है। तो ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी, ठीक है, ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। और इधर से बनाना चाहो तो वो भी बना देंगे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ऐसा जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो सही होगा, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। और एक ना एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी होगी, तो वो तो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि मेटल के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप टैकल करोगे। वो नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव भी दे सकता था, तो पॉजिटिव होता तो कैसे बनाते, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता, इधर मेटल, ठीक है, पॉजिटिव ने क्या करना था, इधर नेगेटिव को अट्रैक्ट करना था और पॉजिटिव को रिपेल करना था। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाती, पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती इसके अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलरली ही एंटर करेंगे और इधर से बाहर, ऐसे करके ये नीचे वाले नीचे भी आप बना सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 1। उसके बाद देखो इसी 2019 के अंदर, क्योंकि 3-4 सेट पूरे इंडिया में होते हैं ना, ऐसे पूछा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, या ये पूछा हुआ है कि 2 पॉजिटिव चार्ज पास पास पड़े हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो आपको पता ही है ऐसे रिपेल करती होती हैं, क्रॉस नहीं करती, वो आपने पढ़ा हुआ है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये देखना, ठीक है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, और देखते हैं आप इसको कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा, पोज करके खुद ट्राई करना, ठीक है, प्रैक्टिस की तरह लो इन क्वेश्चंस को। देखो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रखा है कि 2 बॉल्स हैं, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से हमने सस्पेंड कर रखी है। तो ये बोल रहा है देखो 2 बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स पे सेम चार्ज है, दोनों को हमने क्या कर रखा है, सस्पेंड कर दिया, ये बॉल ये बॉल। तो अपने को पता ही है क्योंकि सेम चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे एक बॉल इधर चली जाएगी और दूसरी बॉल कहीं इधर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। इधर टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होता है और यहाँ पे mg लग रहा होता है नीचे। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल अपने एनसीईआरटी के अंदर भी शायद है। तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये इतना उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेम चार्ज है, ठीक है, और दोनों बॉल्स क्या है, ऐसे इक्विलिब्रियम में है, और दोनों के बीच में क्या, एयर है। फिर वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर हम क्या करें, एयर की जगह पे कोई मीडियम ले लें, ठीक है, एयर की जगह पे अगर यहाँ पे प्लास्टिक शीट रख दूं, मैं यहाँ पे पूरा एरिया को प्लास्टिक शीट से मैं कवर कर दूं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ इतना सा कुछ है, ठीक है। 2 बॉल्स हैं,
फ्रीली सस्पेंड कर रखी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो उसके बाद वो कह रहा है अगर दोनों के बीच जो एयर है उसको मैं प्लास्टिक के मीडियम से रिप्लेस कर दूं तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इतनी बड़ी लैंग्वेज है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो दोनों के बीच लगने वाला कूलम फोर्स अपने को देखना है। कूलम फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच, वही के की वैल्यू 1/ε0 Q1 Q2, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q² डिवाइडेड बाय क्या होगा, जो बीच की जो भी डिस्टेंस होगी R²। ये ओरिजिनल फोर्स है। जैसे ही मैं इसके अंदर प्लास्टिक इंसर्ट करवा दूंगा तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर मैं प्लास्टिक को इंसर्ट करवाऊंगा तो F की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/4πε0 की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा क्योंकि बीच में प्लास्टिक आ गया, मीडियम आ गया। और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता ही है, इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू ε/ε0। इससे एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ε0 एप्सिलॉन R। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q²/R²। साफ पता लग रहा है 1/4πε0 Q²/R², ये ओरिजिनल फोर्स है। तो F डैश की वैल्यू क्या होगी, जो इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। तो देखो, और एप्सिलॉन R की वैल्यू सबको पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है, एयर के लिए 1 होती है और दूसरे मटेरियल्स के लिए ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पे एयर तो है नहीं, यहाँ पे प्लास्टिक है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करें तो अपने को पता है वो ओवरऑल कम ही होती है। तो इससे हमें पता लगता है F डैश इज लेस देन F। ठीक है, F के अंदर हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो जो निकलेगा वो F से कम ही तो होगा। तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन F। तो पहले से क्या हो गया, फोर्स कम हो गया। जी सही चल रही है वीडियो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू टाइप से भी दे सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल, नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं। ठीक है, डिक्रीजेस, फोर्स विल डिक्रीज व्हेन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ट्रस्ट मी, सच में इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं होगे, देखना अब नहीं होगे। इसको तो पूरे आराम से समझना है। ये बोल रहा है, ये आया हुआ है अपने सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। ठीक है, और दिल्ली का सेट नंबर C था, उसमें आया था ये क्या बोल रहे हैं, देखो 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। ठीक है, यहां पे इसकी एक्सिस पे, क्या है, एक पॉइंट है P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो वो बोला है इससे कौन से 2 कंक्लूजन्स आप निकालोगे। वो जो कंक्लूजन आपको A B C D में अलग अलग दे सकता है, आपको जो सही वाला होगा वो टिक करना होगा। तो 2 कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं इससे आपको, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। 2 चार्जेस हैं, ये पॉइंट P है इसकी एक्सिस पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 कैसे हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हो। अगर दोनों सेम नेचर के हो, मान लो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या होता, तो पॉइंट P के अंदर दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, अवे फ्रॉम द डाइपोल, तो दोनों ऐड हो जाते और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 नहीं आ सकता था। तो इससे पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों में से एक चार्ज 100% अपोजिट नेचर पर था। कहने का मतलब दोनों जो चार्जेस है सेम नेचर के नहीं हो सकते, अपोजिट नेचर के होंगे। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर Q1 नेगेटिव है तो Q2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉसिबल है। क्योंकि सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम दी चार्ज।
अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम वैल्यू के हो तो कैंसिल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकता है, तभी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों सेम नेचर के चार्ज नहीं हो सकते। पहला कंक्लूजन आ गया। सेकंड कंक्लूजन क्या होगा? सेकंड कंक्लूजन देखो ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे तभी जीरो पॉसिबल है अगर ये वाले चार्ज की वैल्यू इस चार्ज से कम हो। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो हो सकता है? पहला तो पता चल गया अपोजिट नेचर के होने चाहिए, दूसरा दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? देखो ये वाला पास में है, अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम ले लूं, ध्यान से सुनना, सपोज ये दोनों सेम वैल्यू के चार्ज है, नेचर की बात नहीं कर रहा, नेचर तो पॉजिटिव ही होगी, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा क्योंकि ये पास में है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसकी डिस्टेंस कम है तो इसके कारण यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और Q1 की डिस्टेंस P से ज्यादा है तो इसके कारण यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमें क्या चाहिए? दोनों के कारण इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करनी पड़ेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये दोनों इक्वल आ सके। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके चार्ज की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करूंगा और इसके चार्ज की वैल्यू को कम करना शुरू करूंगा ताकि बीच में एक ऐसी स्टेट आए दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सके। तो इसलिए Q2 की वैल्यू, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है, मस्ट बी लेस देन Q1। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी ले सकते हो, एग्जाम्पल से भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि जो दूर होगा, ठीक है, उसको अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करना है तो उसकी वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी, और जो पास होगा, क्योंकि ये पास में है, आर की वैल्यू उसके लिए कम है, तो ऑब्वियसली नेचुरली ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो इसके लिए क्यू की वैल्यू में कम लेनी पड़ेगी ताकि ये दोनों बैलेंस कर पाए यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो बता दिया करो, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मैं थोड़ी अलग लैंग्वेज में या कोई एग्जांपल लेके आ जाऊंगा जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो और क्वेश्चंस देख लो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए, डिफाइन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑल इंडिया सेट 2011 में ये आया हुआ है। डाइपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन सुनना, ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहा है, एक्स डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहा है, प्रोटॉन को रख दिया, बताओ प्रोटॉन किस तरफ मूव करेगा? पता ही है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्रोटॉन पे भी उसी तरफ फोर्स लगेगा, सो प्रोटॉन भी राइट डायरेक्शन की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और देख लो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती, ये तो पहले भी अपने असर्शन रीजन में कर लिया था। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया है, इसके अंदर डाउट आते हैं बच्चों को, इसके अंदर बच्चों को डाउट आते हैं। ये देखना, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें एक शेल दे रखा है, मेटल के शेल है, ठीक है, सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा शेल है, ठीक है, ये भी मेटल का है, और इसके बाद, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, तीनों मेटल के है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज इसमें प्लेस कर रखा है। क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है, सबसे पहले इसने एक पॉइंट ज्यूम किया, यहाँ पे पॉइंट है P1,
जो सेंटर से R1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेंटर से R1 डिस्टेंस पर पड़ा है। हमें ये पूछा इसने कि राइट दी चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ शेल। जो ये शेल्स हैं इनके इनर एंड आउटर सरफेस पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट नंबर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमें ये पता है कि कंडक्टर है या मेटल है, उसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन उसके अंदर अगर कोई एम्प्टी स्पेस है, वो अंदर से होलो है या फिर उसके अंदर कैविटी बनी हुई है, तो वहां पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बट अगर शेल के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है तब जीरो नहीं होगा, ये मैंने बताया हुआ है, 2 वीडियो पहले बताया था। तो अब देखो ये शेल है, शेल के अंदर चार्ज है, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो मटेरियल होगा, अगर मैं इसको जूम करके बनाऊं, जैसे मैं अगर जूम करके देखूं तो शेल कुछ ऐसा होएगा ना, अगर मैं जूम करके देखूं तो कुछ ऐसा होएगा, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होएगी शेल की। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ये मटेरियल के अंदर, तो यहां पे 100% इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अब होगा क्या, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो ये मेटल का इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहां पे ब्लैक मार्कर से करते हैं, इंडक्शन के कारण क्या होगा, इंडक्शन के कारण क्या होगा, देखो यहां पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अरे चल क्यों नहीं रहा, चलो इससे ही कर लेते हैं। तो यहां पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि अब नेगेटिव यहां पे आ गया है, पॉजिटिव से रिपेलो के बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पे माइनस क्यू अंदर इंड्यूस हो गया टोटल, और बाहर प्लस क्यू इंड्यूस हो गया। अब बाहर वाली साइड प्लस क्यू है, बाहर वाली साइड प्लस क्यू है, इसके कारण यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और बाहर वाली साइड प्लस क्यू प्लस क्यू। सेम यही केस क्या, यही जो एनालॉजी है आउटर शेल के लिए लग जाएगी। ये पॉजिटिव 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 है, ये भी तो मेटल का ही शेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर नेगेटिव नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, और बाहर वाली साइड क्या होगा, पॉजिटिव। तो आउटर मोस्ट शेल के पास बाहर बाहर जो शेल है वहां पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, और ये जो इनर शेल के इनर पार्ट पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो एमसीक्यू के अंदर ये पूछ सकता है कि आउटर शेल पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, ऑप्शन दे देगा ए 0, बी दे देगा माइनस क्यू, सी दे देगा प्लस क्यू, डी दे देगा Q/2, तो प्लस क्यू आ गया। ए क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो देखो गाउसियस लॉ का जो शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया इस साल के लिए 2022 के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये अब रिड्यूस हो गया तो इस पे तो क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन बता देता हूं। ये डायरेक्ट बताऊंगा तो अगर ये होगा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे क्या होगा K Q/R1², इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि सर ये नेगेटिव Q प्लस Q ये कहाँ गए, अरे ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जितना नेगेटिव बनाएगा उतना ही पॉजिटिव बनाएगा, खत्म। यही सेम यहाँ पे नेगेटिव जितना बनाएगा उतना पॉजिटिव बनाएगा, इफेक्ट एक दूसरे का खत्म। यही एनालॉजी, यही मैकेनिज्म आउटर शेल के लिए हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाएगा KQ/R1², ठीक है। तो ये कुछ जो मुश्किल क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक हो सकती है या फिर नेट पे भी आजकल तो अवेलेबल है, तो वहां से चेक कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल भी, डायरेक्ट मैं बोलूं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो वैसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने हैं। तो अगर मैं सारा बोलूं कलेक्टिवली तो कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं,
सिंपल थ्योरी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, लेवल वही इजी, मॉडरेट, टफ, तीनों लेवल रहेंगे। और अभी वैसे कोई ऑफिशियली पता तो नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता है कि 35 मार्क्स का आपका एग्जाम है तो 35 क्वेश्चंस ही होंगे, और नेगेटिव मार्किंग के तो कोई चांसेस लगते नहीं, क्योंकि ये 12th का एग्जाम है, कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, ऑल द वेरी बेस्ट।